नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। डिबेट लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यह है कि क्या इस बार दिल्ली का रास्ता 2024 में अयोध्या होकर आएगा? ऐसा पूछने के पीछे दरअसल मंशा या उद्देश्य ये भी है क्योंकि जिस तरह से राममय अभी माहौल नजर आ रहा है, उस बीच में सियासत भी राम पर केंद्रित हो गई है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग चाहकर भी राम के खिलाफ बोल तो रहे हैं, लेकिन उससे उनको नुकसान कितना होगा इस बात का अंदेशा और अंदाज़ा उनकी पार्टी को भी है। इसलिए मुखर होकर उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे, ना ही उसे स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट कर पा रहे। अब दिक्कत यह है कि जिस मैदान पर अब चुनाव लड़ा जाना है, वो मैदान राम के नाम से तैयार किया जा रहा है। ऐसे में क्या अब मोदी नाम के साथ ये संघर्ष विपक्षियों के लिए और बड़ी होने वाली है क्या? इसी को लेकर कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव रंजन के पास चलते हैं। फिर राजीव जी, देखिए बयानबाजियों का दौर चल रहा है, मैं उस पर अभी नहीं आता हूं, लेकिन आप लोग चूंकि एक अलायंस बन के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि इस बार राम नाम पे जो कुछ विरोधी स्वर उठ रहे हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है और बीजेपी शायद अपने लिए पूरी फील्डिंग कर चुकी है और राम उनका काम बना देंगे, ये मानकर बीजेपी चल रही है। देखिए रोहित जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई सरकार जनता से किए वायदों को पूरा नहीं कर पाए तो फिर उसे किसी न किसी इस तरह के वातावरण के जरिए ही सत्ता में दोबारा आने की उम्मीद होती है। 2014 आप याद करिए, दो बड़े वायदे थे। 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी। 2019 आते आते बीजेपी का दम फूलने लगा था और उन्होंने जो उनका पूरी तरह से उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर थी, पुलवामा उनकी गलतियों की वजह से इतनी शहादतों का गवाह बना और उसको उन्होंने सहानुभूति लहर के तौर पर बदलने के लिए पोस्टर्स बैनर्स के जरिए पूरे देश को पाट दिया। सर, उस वक्त तो आप मेरा लगातार इको हो रहा है, उसको ठीक कराइए, मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। राजीव जी, साथ में तो आप भी थे। खैर, अब उन गड़े मुर्दों को क्यों उखाड़ रहे हैं? सर, मैं तो इसलिए उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ। रोहित जी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, ये गड़ा मुर्दा नहीं रोहित जी, मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ा हूँ। मीडिया एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहेगी और इस झांसे में विपक्ष को नहीं आना है। मुद्दों की जो ठोस जमीन है उस पर बात हम करेंगे और मुझे यकीन है अगर आपने बात करने के लिए बुलाया है तो मुझे अपनी बात अपने तरीके से कहने दीजिए। 2019 में ये बातें देश को पता नहीं थी कि इन शहादतों की वजह संवादहीनता थी। सेंट्रल पुलिस फोर्सेज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एक गहरे संवाद का अभाव था और कहीं ना कहीं उस सच को सत्ता में रहने की वजह से बीजेपी को तो पता था, सहयोगी दलों को भी पता नहीं था। दूसरी बात, बिहार में बीजेपी 2015 में ही लड़ी है और बहुत बुरा हाल हुआ है। देखिए, केवल नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और पुलवामा के सवाल पर 2019 में बिहार में जनता दल यूनाइटेड को सीटें नहीं मिली। अगर बीजेपी को सीटें मिली या जनता दल यूनाइटेड को सीटें मिली तो एक अलायंस में नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है उसकी वजह से भी दोनों दलों को लाभ मिला। यह सत्यपाल मलिक का खुलासा है और 2019 के चुनाव में इस बात की जानकारी पूरे देश को नहीं थी कि पुलवामा किन की गलतियों से हुआ। पहली बात, 2024 में एक बार फिर लोग 20 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो आपका 15 लाख नहीं आया, महंगाई बेलगाम है, क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है और अभी तक 30 लाख करोड़ आपने हिंदुस्तान से ले लिया यहाँ के गरीब आवाम से, लेकिन फिर भी आपका एक्साइज के जरिए आप अभी तक लोगों को लूट रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं। अरे सर, राजीव जी देखिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि मीडिया नैरेटिव सेट करता है। सर, मैं कोई नैरेटिव सेट करने के लिए नहीं बैठा हूं, इसलिए तो मैंने आपको वक्त दिया। हालांकि मेरा सवाल क्या था, मैं तो दिल्ली की टिकट के लेकर ट्रेन पे बैठा था, आपने मुझे मुंबई पहुंचा दिया, वो स्थिति कर दी आपने। बहरहाल मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था। नहीं सर, एलोब्रेशन सर 20 मिनट में, अगर 19 मिनट आप बोलेंगे तो और मेहमान क्या बोलेंगे? नहीं सर, राम नाम क्या मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा? राजीव जी, आप तो मत बुलवाइए ना। आप सीधे तौर पर आप सीधे तौर पर जो बात पूछना चाहते हैं, जनता जानती है
कि केवल इन सवालों पर आपको वोट नहीं मिल सकते हैं। जनता से जुड़े सरोकार जो हैं उन पर एक सरकार को लोग खंगालते हैं। राजीव रंजन साहब, दूसरी तरफ इंडिया राजीव रंजन साहब, चूंकि आप तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, एक सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है राजनीति में सर। बीजेपी के साथ मिलकर आप लोगों ने चुनाव लड़ा। बीजेपी के तो मैनिफेस्टो में हमेशा राम रहा है, राम मंदिर रहा है सर। इस बात को तब भी आप स्वीकार कीजिए जब हम लोगों के साथ मिलकर लड़ी, और आज भी स्वीकार कीजिए जब राम मंदिर तैयार हो रहा है। इसलिए राम मंदिर का मुद्दा क्यों नहीं 2024 में आएगा? मैं आपकी बात स्वीकार करने के लिए, मैं आपके लिए आपकी बातें स्वीकार करने के लिए बाध्य तो नहीं हूं। मैं ये बराबर मानता हूं कि आस्था, मैं किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से ज्यादा खुद को बड़ा हिंदू मानता हूं, ज्यादा आस्तिक मानता हूं, लेकिन मेरी आस्था मेरी पूरी तरह से ये मेरा निजी मसला है। सियासत और धर्म को बराबर अलग रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। मैं राजीव जी, मैं राजीव साहब आपके इस बात से बिल्कुल 100% 100% आपकी इस बात से मतलब मुतमईन हूं कि भाई आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन शायद एक बार ये सहयोग जो है ना प्रोफेसर चंद्रशेखर को भी दे देते कि निजी राय कम से कम ऐसे मंचों पे मत रखिए जिससे एक धर्म विशेष को आहत होना पड़े, उनकी भावनाओं को आहत होना पड़े। बहरहाल माफी मंगवा लेते सर, माफी मंगवा लेते। राखी राठौर, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का बयान देखते नहीं। राखी राठौर, बीजेपी क्या चाह रही है? मतलब राम सिर्फ आपके हो गए, एक पार्टी विशेष के हो गए, यही बीजेपी लेके चल रही है? और शायद आप यही चाहती थी कि दूसरे दल राम नाम पे चर्चा ना करे ताकि आप जो है खुलकर राम के नाम करते रहें और लोगों को दिखाते रहे वोट हमें दो। क्या यही बीजेपी चाह रही है? देखिए, बीजेपी जो चाहती थी, जो बीजेपी का एजेंडा था, वो लगातार राम भगवान के मंदिर को बनाने के लिए लगातार काम किया। और दो विषयों को हम लोग जोड़ नहीं सकते। जब मैं राम मंदिर की मैं बात करती हूँ तो एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो हम 2024 में अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ में जनता के बीच में जाएंगे। जहां तक राम मंदिर की बात है, देखिए 140 करोड़ के लोगों की आस्था का एक प्रतीक है। और मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, और देखिए रोहित जी, जब भी मैं क्षेत्र में भी गई, मैं अक्षत लेकर के भी लोगों के घर घर गई उनको इन्वाइट करने, तो उस समय जो माहौल आप देखते हैं, लोग एक साथ मिलकर के आना चाहते हैं, लोग एक साथ मिलकर के इसको उत्सव की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उस समय कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और इतने सालों से जो विवाद राम मंदिर में लगातार रहा, उस विवाद को हमें समाधान की तरफ, यानी विवाद के बाद में अब उत्सव की तरफ जब जा रहे हैं, तो विपक्षी पार्टी वो फ्रस्ट्रेशन मेरे साथी प्रवक्ता की बातचीत में साफ नजर आ रहा है। ये बात हो गई राम मंदिर की। और मैं अभी भी निवेदन करूंगी सभी से कि जब आप बात करना चाहते हैं राम मंदिर की, तो उस आस्था का भी ध्यान रखें। जब स्टेटमेंट्स देते हैं तो अपने आसपास जो राखी जी फिर एक सवाल पूछ लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, एक सवाल तब छोटा सा है, वो भी जवाब दे दीजिए। अब ऐसा तो नहीं, देखिए आरोप आपके ऊपर भी लगता है, आपकी पार्टी के ऊपर भी लगता है कि आप नैरेटिव सेट कर देती है और जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन पर आप चर्चा नहीं करने देना चाहते। विपक्ष बार बार ये कह रहा है, 2024 का मुद्दा कुछ और होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि बयानबाजी पे कम से कम कंट्रोल रखे, भावनाओं को आहत ना किया जाए, क्या संजय निषाद से ये बात पूछा जाएगा? संजय निषाद तो आपके मंत्री हैं एक राज्य में, उत्तर प्रदेश में। संजय निषाद से पूछा जाएगा उन्होंने राजा दशरथ और प्रभु राम को लेकर क्या कहा? क्या उस वक्त हिंदू भावना, सनातन धर्म की भावना आहत नहीं हुई? वो तो मंत्री साहब, खेद व्यक्त भी हुआ। देखिए उसको रोहित जी, उसको भी कंडेम किया था, आप याद कीजिएगा, उसको भी कंडेम किया था। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं राम मंदिर की, तो सब साथ मिलकर के इस काम को क्यों नहीं कर सकते? वो क्यों ऐसा हो रहा है कि विपक्षी लोग जो हैं वो लगातार इसमें कोई ना कोई रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार इसके अंदर डाउट्स और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। जहां तक मुद्दों की बात थी रोहित जी, मुद्दे तो एक एक हम चर्चा करना चाहते हैं। ये सभी मुद्दे जो हैं, अभी स्टेट्स के इलेक्शन हुए तब भी इन्होंने उठाए। जिन मुद्दों की बात राजीव रंजन जी ने कही, वो 2019 के इलेक्शंस के अंदर भी आए थे। चाहे 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे 15 लाख रुपए की बात हो, और 2 करोड़ नौकरियों का जवाब है मेरे पास में। देखिए रोहित जी, जब ईमानदारी से पैसा, सरकारी पैसा ग्राउंड पर लगता है, जब 12 करोड़ से ऊपर टॉयलेट्स बनते हैं, 13 करोड़ हर घर में नल पहुंचते हैं, 4 करोड़ से ऊपर मकान पहुंचते हैं, 10 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला योजना के कनेक्शंस पहुंचते हैं, और लगातार जो है वो सरकार जो है वो जनहित के काम करती है, तो रोजगार सृजित होते हैं। रोजगार तो तब सृजित नहीं होते राजीव रंजन जी, जिनके साथ आप लोगों ने
बिहार के अंदर एक गठबंधन कर रखा है, जो चारा हो चाहे नौकरी हो उसमें पैसा खा जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ में मिलकर के जब आप सरकार चलाएंगे तो निश्चित तौर पे रोजगार सिर्फ और सिर्फ एक परिवार विशेष का सृजित होगा, देश का नहीं होगा। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर काम होता है और उस रिपोर्ट कार्ड के बूते पर हम 2024 के इलेक्शंस में जाएंगे और जनता हम पे विश्वास करेगी। आप चाहे कोई से भी ओपिनियन पोल को देख लीजिए, सब में एक बार फिर से प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय मोदी जी को जनता जो है वो ऑप्ट करने वाली है, क्योंकि हमने ग्राउंड पे रिजल्ट्स दिए। अभी देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा भी। राजीव रंजन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जब आपको राखी कुछ कह रही थी तो आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं मुद्दा का लेकर। हाँ, मैं ये कहना चाहता था, उन्होंने अभी बिहार की सरकार के गठबंधन को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि आप क्या नौकरियों को लेकर के माहौल नहीं है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने तो कोई वायदा नहीं किया था, लेकिन हमारे सहयोगी दल ने कहा था कि हम नौकरियां देंगे। नीतीश कुमार जी ने जब उनके साथ सरकार बनाई, लगता है राजीव जी ने मेरा सवाल नहीं सुना रोहित जी। मैंने ये कहा कि किसके साथ गठबंधन बनाया है। नौकरियों के वायदे में नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए, नहीं बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए राखी जी। राखी जी इंटरप्ट, देखिए मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था राजीव जी, लेकिन आप जवाब वही बात है, टिकट दिल्ली का पहुंचा रहे हैं मुंबई, वही बात रोहित जी ने जो कही वही बात आप कर रहे हैं। आपसे ये कहा कि आपने ऐसी पार्टी के साथ में गठबंधन किया जो नौकरी के बदले जमीन की बात करती है, जो चारा घोटाले में कन्विक्टेड लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ जब आप लोग काम करते हैं तब समस्या नहीं होती है आपको। और कोई और बोल रहा हो ये अनुशासनहीनता है, बोलिए, ये अनुशासनहीनता है सर। 30 सेकंड, वो अपना और ये अशिष्टता भी है। राजीव रंजन साहब वो अपना पक्ष रख रही है, ये दिल्ली और मुंबई की भाषा, आप अपने पक्ष को रख रही है। आप सवाल का सीधा जवाब दीजिए। तो फिर आपने हमें वक्त क्यों दिया? और मैं सर सबसे पहले सवाल का जवाब देने का मौका मैंने आप ही को दिया और आपको मैंने पूरा वक्त दिया। अभी हमारे साथ 2 मेहमान और हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। और सबसे ज्यादा समय भी इन्हीं को दिया। आप अपनी बात रखिए राजीव जी, और इतने ज्यादा नाराजगी लेकर क्यों बैठ रहे हैं सर? मैंने आपको जवाब देना शुरू ही किया राजीव जी, क्यों? और वो लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। रखिए ना सर, अपनी बात रखिए, 30 सेकंड में बात रखिए, नाराजगी छोड़िए। आप क्यों इतने गुस्से में हैं? वो तो और क्यों कवर फायर दे रहे हैं? दिख रहा है सर, दिख रहा है क्यों सर। कवर फायर दे रहे हैं? अपनी बात रख रहे हैं सर या फिर वक्त जाया कर रहे हैं? इसलिए कि आप लोग अनड्यू नहीं, सुनिए, पहले तो मुझे इस भाषा से चिढ़ है। आप दिल्ली से मुंबई, मुझसे ज्यादा सही दिशा में बातें करने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। 9 लाख नौकरियां बिहार में 10 लाख में दी जा चुकी है, 5 लाख नौकरियां, 4 लाख संविदा कर्मियों को सीधे राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया। अभी 50,000 करोड़ से ऊपर के निवेश के प्रस्ताव है, तहसीन पूनावाला, जिससे कम से कम 25 से 30,000 नौकरियों की आवश्यकता है। तहसीन पूनावाला, हम अपने लक्ष्य तहसीन पूनावाला टू द पॉइंट में आता हूं, क्योंकि देखिए अभी नौकरी की बात फिर से चल रही है। मेरा मुद्दा बहुत क्लियर था और मुझे लगता है जितने मेहमान हम लोग आमंत्रित करते हैं उनको टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाती है। तहसीन, एक बात बताइए, क्या इस बार 2024 में राम मंदिर का मुद्दा आधार रहेगा? बीजेपी तो इसकी मार्केटिंग करेगी क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है। क्या विपक्ष इस सवाल का जवाब नहीं देगा जब उनसे पूछा जाए? किस सवाल का जवाब रोहित जी? कि राम मंदिर को लेकर आपका स्टैंड क्या है? विपक्ष का स्टैंड वही जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, अगर आप जबरदस्ती कोई आप मतलब मैं आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति जबरदस्ती यही सवाल पूछा आपका स्टैंड क्या है, मुझे बताए रोहित जी, मैं आपकी बहुत आदर करता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय ले लिया, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसके बाद क्या स्टैंड होगा? कोई स्टैंड हो नहीं सकता। विपक्ष के स्टैंड में आपको बड़े सरलता से और संक्षेप में बताता हूँ। विपक्ष का स्टैंड है देश की अर्थव्यवस्था, विपक्ष का स्टैंड है नौकरियां ना होना, विपक्ष का स्टैंड है किस तरह से इस वक्त हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, विपक्ष का स्टैंड है हमारे इर्द गिर्द के बांग्लादेश छोटे जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनके साथ जो हमारे रिश्ते, और इकोनॉमिक पॉलिसी पे और फॉरेन अफेयर्स पे जो हमारे अन्य मुल्कों के साथ रिश्ते हैं। इसमें जाहिर सी बात है भाजपा अपना पक्ष रखेगी, विपक्ष अपना पक्ष रखेगा। राम मंदिर के मुद्दे का फैसला हो चुका है, सवाल और 10 साल के शासन का जवाब माननीय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को देना है। इसमें सवाल ही नहीं ना। तहसीन, फिर एक बात मैं पूछूं, क्या विपक्ष से ये तब नहीं पूछा जाएगा, स्पेसिफिक कांग्रेस से ये बात नहीं पूछा जाएगा जब विवादित ढांचे को गिराया गया? नरसिम्हा राव की सरकार थी और नरसिम्हा राव दूरदर्शन पर आकर कहते हैं कि उस विवादित ढांचे का निर्माण फिर से किया जाएगा। क्या विपक्ष से यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का हमेशा विरोध किया, क्यों किया? क्या विपक्ष से यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? मैं ये समझना चाहता हूं। पूछेगा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा, बिल्कुल पूछा जाएगा और विपक्ष इसका जवाब देगी, उम्मीद है मुझे टोका नहीं जाएगा। जी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री शहीद राजीव गांधी ने ताले खोले,
वहां पे आरती शुरू हुई, वहां पे जो है पूजा शुरू हुई, सबसे पहले बात। दूसरी बात जी, जब विवादित ढांचा गिरा, कांग्रेस का ये प्रस्ताव था कि मस्जिद फिर से बनाई जाए, लेकिन राम मंदिर जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है वहां पर मंदिर बनेगा। इसके लिए एक प्रस्ताव 1992 में एक ऑर्डिनेंस पास करके पार्लियामेंट में लाया गया था। आप जानते हैं भाजपा के उप अध्यक्ष ने क्या कहा पार्लियामेंट में खड़े होते? कहते हैं, मैं उनको वर्बैटम कोट करता हूं, रोहित जी टोकना मत, राम मंदिर तो बनेगा लेकिन पार्लियामेंट नहीं बनाएगा, कोर्ट बनाएगा, कोर्ट। अगर भाजपा अपनी गंदी राजनीति नहीं करती, 1992 में भव्य राम मंदिर जिस स्थान पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ है वहीं पर बनता, उसके बाजू में मस्जिद बनती। ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला राजीव गांधी का था। ये भाजपा ने गंदी राजनीति करी। मैं आपसे एक सवाल करके अपनी बात समाप्त करता हूं। भाजपा से मैं सवाल पूछता हूं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 ने 2 ने 3 बार पूछा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप इस मामले में हस्तक्षेप लीजिए, वर्तमान प्रधानमंत्री जी को, और आप स्टैंड लेकर इस बात को सुलझाइए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुषार मेहता जी के द्वार से क्यों भिजवाया कि भैया ये तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ये कोई और डिस्प्यूट नहीं, हम इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री जी ने इसमें इंटरफियर नहीं किया। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले को सबको मानना पड़ेगा। इसमें फिर अब भाजपा का है क्रेडिट ली। ठीक है, ठीक है। ममता काले के पास एक बार, उसके बाद मैं राखी आपका कमेंट लूंगा। ममता काले, मैंने तीनों पक्ष को सुन लिया, एक बार आपका भी इस मुद्दे पर स्ट्रेट वे सीधा पॉइंट रख दीजिए। क्या लगता है कि राम नाम की मार्केटिंग चल रही है क्या, और विपक्ष इससे बचना चाह रहा है? रोहित जी धन्यवाद, बड़े समय के बाद आपके साथ डिबेट करने का मौका मिला, अच्छा लग रहा है। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 22 जनवरी को वो हो रहा है जिसकी दशकों से 500 वर्षों से हम सब लोग आस लगा करके बैठे हुए थे। मेरे 2 भाई राजीव जी और तहसीन जी ने बड़ी चीजें बोली हैं, मैं 2-3 चीजें जल्दी से बोलना चाहती हूं। पहली बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तहसीन जी ने जिक्र किया, जिनका मैं बड़ा सम्मान पर्सनली करती हूं। तो तहसीन जी, शायद आपको यह याद होगा कि प्रभु श्री राम को कोर्ट में ले जाकर के उनके अस्तित्व को नकारने वाले और उनके अस्तित्व को चैलेंज करने वाले वही लोग हैं जो आज भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उनके मंदिर बनने से बड़े रुष्ट हैं, बड़े परेशान हैं, जिनके हृदय में पीड़ा और वेदना है। वही लोग हैं जो आज भी सनातन को डेंगू मलेरिया न जाने क्या क्या बोलते हैं। वो वही लोग हैं जो आज भी प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को निमंत्रण मिलने के बाद भी जाने को तैयार नहीं है। तो बात साफ हो जाती है, 100 बात की एक बात, कि प्रभु श्री राम के नाम पर इस देश में दशकों से राजनीति कौन करता आया है, किसने करी है, ये बात मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब मेरे जो जेडीयू के प्रवक्ता भाई हैं राजीव रंजन जी, पहली बात जो 15 लाख वाली बात इन्होंने बोली है वो सरासर गलत और सरासर झूठ तथ्य है। मुझे लगता है कि उनको उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ करके फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर इतनी बड़ी बात बोलनी चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको प्रधानमंत्री जी से उस विषय पर माफी मांगनी चाहिए। तीसरी जरूरी बात, देखिए ये बोलते हैं कि हम इस देश के अंदर, विपक्ष जो है इंडिया अलायंस, वो इस देश के अंदर चुनाव लड़ेगा बेरोजगारी के नाम पर, काम धंधे के नाम पर। अरे भैया, वो विपक्ष जो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाता, वो विपक्ष जो जब देखो तब देश के विरोध में खड़ा हो जाता है, मोदी जी के नाम के विरोध को भूल करके देश विरोध में उतर आते हैं, वो विपक्ष जो आजकल मल्टीपल मीटिंग्स होने के बावजूद राजीव जी, रोहित जी, अपने यहां पर सीट शेयरिंग पर किसी कंक्लूजन में नहीं आ रहे हैं। और देखिए 7 तारीख को एक बैठक हुई थी जिसमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस को बैठना था, और जेडीयू जिसने पिछले चुनाव में मोदी जी और एनडीए का अलायंस होने के ऐसा थोड़ी नहीं है कि विपक्ष को आप डायरेक्शन देंगे कि मोदी विरोध ना करो, वो तो करेंगे ना, उनकी राजनीति को सूट करता है और वो क्या करेंगे। और ऐसा भी थोड़ी ना है कि भाई मोदी विरोध में जो विपक्ष आ जाए वो देश विरोधी हो गया, ये भी तो कहना गलत हो जाएगा ना ममता काले। तहसीन 30 सेकंड, उसके बाद राखी जी। मैं बिल्कुल 30 सेकंड लूंगा। ममता जी का मैं भी बहुत आदर करता हूँ, रोहित जी मैं आपका भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। प्लीज मुझे फैक्ट चेक करना, जो ममता जी ने जिस एफिडेविट की बात की, मैं बिल्कुल उससे ममता जी और तहसीन जी को स्क्रीन दिला दीजिए प्लीज। हाँ जल्दी। थैंक यू। बिल्कुल, ममता जी ने जिस एफिडेविट की बात की मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। गलत एफिडेविट फाइल किया गया था एएसआई द्वारा राम सेतु को लेकर, एक्चुअली राम मंदिर को लेकर नहीं, राम सेतु को लेकर। आप फैक्ट चेक कर लेना, कोई बात नहीं, वो एफिडेविट गलत था। लेकिन ममता जी आज भी वर्तमान में, इस वक्त, आज के दिन, इस क्षण वही एफिडेविट, यही एएसआई द्वारा इसी वर्तमान सरकार में सुप्रीम कोर्ट में कि राम जी जो है मिथिकल है, उस एफिडेविट को चेंज करने वाले एक ही व्यक्ति थे, सुब्रमण्यम स्वामी। आज भी वर्तमान सरकार की, मोदी जी की सरकार का वही स्टैंड है। प्लीज आप मुझे फैक्ट चेक करना। क्यों? महेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट में, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां बैठे थे। एक कमेंट जल्दी से, बीजेपी का वक्त नहीं है, तहसील मेरे पास वक्त की किल्लत है। माननीय महेश शर्मा जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते, देखिए मोदी जी का क्या स्टैंड है ये जनता अच्छे से जानती है। भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर के लिए
भगवान श्री राम के लिए क्या स्टैंड है ये बताने की ना तो तहसीन जी को जरूरत है ना किसी और को। पिछले 30-35 सालों से अगर किसी पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, समय ऐसा था जब 4 राज्यों में हमारी माफी के साथ सरकारें मेरे पास वक्त इतना ही है। राखी जी बहुत बहुत शुक्रिया, तहसीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका भी, ममता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात होता है, हमारे देश में राजनीति की पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए जिस तरह से प्रभु राम सामने आ रहे हैं वो 2024 की दिशा तय करेगा। दशा राजनीतिक दलों की क्या होगी वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि राम कईयों का काम बनाने वाले, और हो सकता है राम के नाम के साथ दूरी बनाकर जो चल रहे हैं उनका काम बिगड़ भी सकता है।